सर, जैसे कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उसके साथ-साथ आप टीचर भी हैं। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो आपका इनसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। तो सर, आप इन तीनों को किस तरीके से बैलेंस रखते हैं अपनी ज़िंदगी में? देखो, चिकित्सा और समाज सेवा और राजनीति, ये तीनों अगर हम देखें तो ये तीनों एक केंद्र पे काम करती हैं। वो है सेवा, वो है समाज की सेवा, परिवारों की सेवा, क्षेत्र की सेवा। ये इनको केंद्र मान के ये तीनों पहलू, चाहे वो हम राजनीति मानते हैं, चाहे समाज सेवा मानते हैं और चाहे हम चिकित्सा की सेवा। तो इन तीनों को मैं एक केंद्र, और वो केंद्र में है अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की, और जितने जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन लोगों की मदद किसी भी माध्यम से कैसे कर सकूं, इसको केंद्र मानकर जब मैं ये तीनों चीजें करता हूं तो ईश्वर भी उसमें मदद करता है, हमारे लोग भी हम पर भरोसा करते हैं और हम कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो मेडिकल एक्सीलेंस, पेशेंट केयर और समाज सेवा तीनों का बेहतरीन उदाहरण है। हमारे आज के सम्मानीय अतिथि डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ जी, एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच, सीनियर यूरो सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर, चिरायू मेडिकल कॉलेज और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी महासभा। डॉक्टर धाकड़ जी का मेडिकल फील्ड में वर्षों का अनुभव, हेल्थ केयर को लेकर उनकी गहरी समझ और समाज के प्रति उनका समर्पण आज की बातचीत को हर डॉक्टर, छात्र और आम दर्शक के लिए बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बनने वाला है। तो पॉडकास्ट से जुड़े रहिए। आज के इस एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे हेल्थ केयर, पेशेंट केयर, मेडिकल प्रोफेशन की चुनौतियां, समाज सेवा और उनके जीवन से जुड़ी अनमोल अनुभवों पर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में वी हैव टॉक में। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आकर? नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई कि आप ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे जनता में अवेयरनेस बढ़े और रिहैबिलिटेशन जैसे जटिल मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। तो चलिए सर, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आपकी मतलब जर्नी से। क्या आपने किस तरीके से अपनी जर्नी शुरू करी और इस जर्नी में आपको किस किस प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड पे सबसे पहले आते हैं कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड था वो शुरू से ही मेडिकल था या फिर? नहीं, अगर तुम बैकग्राउंड की बात करोगे तो मैं भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं रहने वाला रायसेन जिले में उदयपुरा का हूँ। उदयपुरा अभी तहसील है और स्कूलिंग जो है मेरी उदयपुरा से 10वीं तक स्कूलिंग उदयपुरा से हुई। उसके बाद फिर भोपाल शिफ्ट हुए, भोपाल में 11th-12th किया। उसके बाद फिर 2 डिग्री जो मेडिकल की रहती है, एमबीबीएस और एमएस, यहाँ मैंने मेडिकल कॉलेज से किया, और तीसरी जो एमसीएच यूरो सर्जरी की डिग्री मैंने जयपुर से की। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि मिला जुला बैकग्राउंड, कि एक तरफ हम एक छोटी सी जगह से आए और दूसरी तरफ हम फिर प्रदेश की राजधानी में पढ़े, फिर उसके बाद दूसरे प्रदेश की जयपुर में राजधानी में पढ़े। तो ये शुरुआती जर्नी। तो सर, रायसेन तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन आपने वहां से यहाँ तक आए तो आपको तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे लोगों ने आपको डिमोटिवेट भी किया होगा, कई लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा। तो इसमें आपके फैमिली का कितना बड़ा योगदान रहा है आपको यहाँ तक लाने? देखिए, निश्चित बात है कि जहाँ छोटी जगह होती है या अपन इससे जो आज के समय से हम 20 साल पहले जाएं, 30 साल पहले जाएं, तो निश्चित बात है कि कठिनाइयाँ पहले और ज़्यादा हुआ करती थी। स्कूल जो थे कम स्कूल हुआ करते थे और तमाम सारी दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें भी रहती थी, सामाजिक दिक्कतें भी रहती थी, तो वो सब रहती हैं। लेकिन एक चीज़ ये रहती है कि जब समाज और अन्य जो संगठित तरीके से जब हम गांव में रहते हैं तो फिर वो समाज ही हमारी मदद करता है, वो लोग ही हमें मोटिवेट करते हैं, वो लोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित भी करते हैं। तो सर ये जो डॉक्टर बनने का जो आपका सपना था, ये आपने खुद से था या फिर किसी के इंस्पिरेशन के थ्रू आपने मेडिकल फील्ड चुनी और डॉक्टर बनना पसंद किया? देखिए, मेरा शुरुआत से जो विचार रहा है, वो जो सपना कह लो, ख्वाहिश कह लो, जो भी है, वो विचार रहा है कि समाज की सेवा करना है। माध्यम कोई से भी हो सकते हैं। तो शुरुआती माध्यम जो है, मैंने मेडिकल फील्ड को चुना कि मैं मेडिकल फील्ड के माध्यम से सेवा करके और मेडिकल फील्ड को एक स्टेप मान के आगे उत्तरोत्तर समाज की, लोगों की सेवा करना है। वो मेडिकल फील्ड भी हो सकती है, वो सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है, वो राजनीतिक क्षेत्र भी हो सकता है। तो सर आप ये बताइए कि ये जो मेडिकल फील्ड है, इसमें आपका फैमिली मतलब आपके फैमिली में भी कोई मेडिकल फील्ड से था या फिर आप इकलौते हैं जो आपके परिवार में डॉक्टर बने? नहीं, परिवार में तो मैं ही अकेला मेडिकल फील्ड में आया हूँ। हालांकि ये है कि हमारे उदयपुरा में और भी हमसे पहले डॉक्टर निकले, उनसे भी प्रेरणा हमने ली। तो सर अब भोपाल में आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस, हर इंसान आपको जानता है, बहुत ही अच्छे यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानता है। मैं किसी से ही बात करता हूँ भोपाल के अंदर सबसे अच्छी यूरोलॉजिस्ट कौन है, तो वो आपका नाम भी सजेस्ट करता है। तो आपकी इस सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? आपने कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जिसको फॉलो कर कर इस सक्सेस को अचीव किया है? देखिए, अगर अभी यूरोलॉजी प्रैक्टिस जब से मैं जयपुर से आया हूँ तब से कर रहा हूँ, तो उसका एक ही मूल मंत्र मैंने माना है। और वो मूल मंत्र ये है कि मैंने आज तक लगभग 10,000 सर्जरी, 10,000 के ऊपर मैंने सर्जरी कर दी। मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी और लगाएंगे तो और ज्यादा होगा। लगभग 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 लोगों को मैंने किसी न किसी माध्यम से देखा होगा या सलाह दी होगी। लेकिन ईश्वर साक्षी है कि मैंने कभी भी आज तक की प्रैक्टिस में कभी भी अननेसेसरी, अनावश्यक दवाइयाँ, अनावश्यक जांचें, अनावश्यक ऑपरेशन कभी नहीं किए। हालांकि कई बार लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं सर, हम तो सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो जहां जरूरी थी करवाना। आज तक एक भी सलाह ऐसी नहीं दी कि उसको, इसके बहुत सारे लोग, बहुत सारे उदाहरण। तो जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो ईमानदारी से कार्य करते हैं और जो सच है वही हम दिखाते हैं, वो वही हम बताते हैं। चाहे वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या चाहे उसके सर्जरी से रिलेटेड हो या सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हो। तो जो है, अगर हम वो सच बताते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो लोगों को एप्रिसिएशन भी होता है उससे, और उसको लोग समझते भी हैं कि जो सलाह दी गई है वो सही सलाह दी गई। तो यही एक मूल मंत्र रहा है। इस वजह से हो सकता है कि ऐसा धीरे 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 लोग जुड़ते गए, लोग अपना विश्वास जताते गए। तो इसके लिए मैं लोगों का भी आभारी हूँ, मरीजों का भी आभारी हूँ और ईश्वर का भी आभारी हूँ। तो सर आपने जैसे इतने सारे केस देखे हैं, तो इसमें आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो लोगों के लिए इंस्पायर हो? अब ऐसे कोई एक सर्जरी और एक केस का तो नहीं बता सकता, लेकिन कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि इंस्पिरेशन बनते हैं। जैसे कई सारे लोग ऐसे मरीजों को लेके आते हैं जो उनका दूर दूर तक उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके इलाज के लिए वो लेके आते हैं। ये खुद अपने आप में एक प्रेरणा है कि जब संबंधी नहीं है, साथ वाले नहीं है, फिर भी कोई ना कोई उनको लेके इलाज करवा रहा है। ये अपने आप में प्रेरणा। कुछ लोग ऐसे मदद के लिए भी आते हैं जिनके पास स्वयं कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो, उनकी इच्छा रहती है कि हम मदद कर सकें। तो ये मुझे ज्यादा इंस्पिरेशन इन चीजों से मिलता है कि वो कैसे बिना संबंध होते हुए भी कैसे मदद के लिए आते हैं। तो सर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी सीख क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं? देखिए, लाइफ में अभी मैंने सीखा, मतलब अभी तो निरंतर अगर सीखने की बात कही जाए तो हम जीवन पर्यंत अपने को एक सीखने का जो द्वार रहता है वो खुला रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम आगे चीजें सीख सकते हैं। हालांकि अभी तक जितना सीखा है वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, चाहे उसमें ऐसे स्टेप्स हों जिन्होंने हमको तुरंत ऊपर उठा दिया, और चाहे ऐसे गड्ढे बोल दो जिन्होंने हमें थोड़ा सा नीचे कर दिया है। तो
हमको अगर कोई पॉजिटिव चीज सिखाती है तो कोई नेगेटिव चीज भी सिखाती है। तो ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं जिनसे कई बार कुछ कुछ सीखने को हमको मिला। तो सर आपके डेली रूटीन में ऐसा क्या है जो आपको ग्राउंडेड रखता है? डेली रूटीन में अगर पूरी हमारे जीवनचर्या के बारे में अगर हम बात करें तो फिर ऐसा है कि अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छा करने की एक आत्मा से कोशिश, यही हमको जमीन से जुड़ा हुआ रखता है और यही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो सर जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, आप अपने प्रोफेशन में उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं? अच्छा, देखिए कठिनाइयों का तो ऐसा है कि हमेशा तो रास्ते में आती है, ठोकरें भी आती है, हमको उठना रहता है। इसके लिए मैं गुलजार के दो लाइनें आपको बताऊं जिनको मैं फॉलो करता हूं कि एक न एक दिन तो पा ही लूंगा मंजिल, एक न एक दिन तो पा ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊं। इन बातों से और इन शब्दों से हमको कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ठोकरें तो सामान्य सी बात है, ये आती ही रहती है, लेकिन हमारा हमारा विचार इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि इन ठोकरों से हम सीखें, हम उनसे लड़ें और उनको पार पालें। क्योंकि समय जब निकल जाता है, समय व्यतीत हो जाता है, तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तब हमको यही लगता है कि यार ये अननेसेसरी भी हम स्ट्रेस ले रहे थे। क्योंकि मैंने एक कहावत भी सुनी है और एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर हम स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं और आधे घंटे का समय बचते हैं तो वो लगभग 20-30% कम हो जाता है। और एक हफ्ते में कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी परेशानी, एक हफ्ते में वो 80 से 90% कम हो, सिर्फ वो समय गुजरना रहता है। सर जैसे कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ आप टीचर भी हैं, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो आपका इनसे भी बहुत ज्यादा ऊपर है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। तो सर आप इन तीनों को किस तरीके से बैलेंस रखते हैं अपनी जिंदगी में? देखो, चिकित्सा और समाज सेवा और राजनीति, ये तीनों अगर हम देखें तो ये तीनों एक केंद्र पे काम करती हैं, वो है सेवा, वो है समाज की सेवा, परिवारों की सेवा, क्षेत्र की सेवा। इनको केंद्र मान के ये तीनों पहलू, चाहे वो हम राजनीति माने, चाहे समाज सेवा माने और चाहे हम चिकित्सा की सेवा, तो इन तीनों को मैं एक केंद्र, और वो केंद्र में है अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की, और जितने जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन लोगों की मदद किसी भी माध्यम से कैसे कर सकूं, इसको केंद्र मानकर जब मैं ये तीनों चीजें करता हूं तो ईश्वर भी उसमें मदद करता है, हमारे लोग भी हम पर भरोसा करते हैं और हम कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। तो सर मेरी एक जिज्ञासा है ये जानने की कि आप लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाते हैं। बहुत से लोगों को आप कन्यादान करते हैं, कई लोगों की आप शादी कराने में योगदान करते हैं, और कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो आप अपने जीवन में करते हैं ताकि लोगों तक आपका जो योगदान है, जो आपकी सहायता है, वो लोगों तक पहुंच सके? देखिए, पहला तो मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूँ, क्योंकि हम जब ये मानने लगते हैं तो उससे अभिमान बढ़ने लगता है। तो कभी मैं नहीं मानता कि ये मैं करता हूँ, वो तो ईश्वर ने इन सब चीजों को करने का मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। तो रही बात यह है कि किन किन प्रकल्पों में, तो चूंकि मेरा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ तो शिविर के माध्यम से क्षेत्र में और अपने जिले में सेवा का कार्य मुझे ईश्वर ने दिया, तो वो करता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ। गरीब कन्याओं को विवाह का, जैसे आपने बोला, तो वो भी जब भी जैसे भी मौके आते हैं तो बन जाता है, लोगों को सहयोग हो जाता है, तब उसको भी करने का प्रयास करते हैं। तो रही बात राजनीतिक रूप से, तो हम वही करते हैं, वही करने का प्रयास करते हैं जो लोगों की जरूरत होती है, चाहे वो युवाओं की आवाज बनना पड़े
शिक्षा के लिए आवाज उठाना पड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार से अपनी बात रखना पड़े, तो उसके लिए भी प्रयास हम करते हैं। किसानों की बात हम रखने का प्रयास करते हैं। तो जो जिस समाज ने हमको बनाया और जिस समाज ने हमको यहाँ तक खड़ा किया, उस समाज के हर एक पहलू को मजबूत करने की हम प्रयास करते हैं। चाहे वो युवा, चाहे वो महिलाएं, चाहे वो किसान, चाहे वो गरीब, चाहे कोई भी, जिस समाज ने हमको बनाया उसके लिए अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर खड़े नहीं हों, तो ये अन्याय हम समाज के साथ नहीं कर रहे हैं, ये अन्याय हम हमारी आत्मा के साथ कर रहे हैं। तो इसी को ध्येय मानकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर उसको माध्यम हमको बना रहा है। इसके लिए हम ईश्वर के, समाज के भी आभारी हैं। तो सर आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप पॉलिटिकल क्षेत्र में आए? देखिए, चूंकि मेरा जो विचार है वो घर वालों के लिए भी पहले से स्पष्ट था कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेवा करना है, किसी भी माध्यम से करना है, तो उसमें बस इतना अंतर आया कि कुछ समय हमको चिकित्सा के साथ में इन सेवा कार्यों से और जुड़ना है, लोगों की आवाज उठाने के लिए और जुड़ना है। तो यही बस हुआ है। तो फैमिली का रिएक्शन या लोगों का रिएक्शन या समाज का रिएक्शन, हमारे मोहल्ले वालों का रिएक्शन हमेशा ही सकारात्मक रहा, हमेशा ही हमको प्रोत्साहित करने वाला। तो मतलब आपका सिर्फ एक ही एम रहा है जिंदगी में, बस लोगों तक सेवा पहुंचाना है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में पहुंचाना हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहुंचाना हो। बहुत अच्छा लगा सर सुनकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने राजनीतिक क्षेत्र जब चुना था तो उसको और आपके जो मेडिकल फील्ड उसको किस तरीके से मैनेज रखा था, मेंटेन रखा था? क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपके के जो आपके कमिटमेंट्स हैं मेडिकल फील्ड में वो भी रहे होंगे और उसी बीच में आपको राजनीतिक कार्य भी करना पड़ा हो, तो आपने उन दोनों को किस तरीके से मैनेज किया था? देखिए, इसमें थोड़ा सा मदद हमारी ईश्वर ने की है, क्योंकि मैंने जो ब्रांच है मेरी यूरोलॉजी है, उसमें ईश्वर की कृपा से इमरजेंसी बहुत कम आती है। तो इमरजेंसी जब नहीं रहती तो अपन इलेक्टिव केस सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इलेक्टिव की जैसे आज नहीं कर पा रहे हैं तो अपन एक दिन बाद कर सकते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी कम रहती है, इसलिए मुझे समय की उतनी बाध्यता नहीं रहती है जितनी कि और इमरजेंसी डॉक्टर्स जो रहते हैं उनको लिए समय की बाध्यता रहती है, वैसी बाध्यता नहीं रहती है। तो मैं इसमें समय निकाल भी लेता हूँ और अपने दोनों ही साथ में कार्य कर भी लेता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके कुछ भी करने का कोशिश करे तो ऐसा नहीं है। लोग बहाने ढूंढते हैं कि हम इसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। हम अगर प्रयास करें तो हम समय भी निकाल पाते हैं। ये जरूर है कि कहीं दूसरी जगह का समय हमें कहीं पर लगाना पड़ता है, वो जरूर हमको करना पड़ता है, लेकिन समय निकल जाता है, निकाल सकते हैं। तो सर सोशल वर्क करते समय आपकी प्रायोरिटी हेल्थ होती है या फिर रिप्रेजेंटेशन इश्यूज होते हैं? सोशल वर्क के टाइम तो रिप्रेजेंटेशन इशू जो रहते हैं, जो कि लोगों की मदद, लोगों की आवाज बनने की जो बात होती है, वही हमेशा अपने मन में, अपने आत्मा में किसी भी तरीके से किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए हम आवाज उठा पाए और किसी भी तरीके से हम एक कम्युनिटी की मदद कर पाए, ताकि उन पर हो रहे शोषण, और वो शोषण जरूरी नहीं फिजिकल शोषण, वो आर्थिक शोषण भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और वो सामाजिक शोषण भी हो सकता है। तो जो न्याय की बात हम करेंगे तो हम हर पहलू को लेंगे और हर पहलू के लिए न्याय की बात करने के लिए हम हमेशा अपने मन मस्तिष्क में ये बात रखते हैं। तो सर आपके नजर में वर्तमान में देश के सामने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्या क्या चुनौतियां आती हैं? देखिए, अब वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो हमको तीनों पहलू अगर देखेंगे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो बड़ी चिंतनीय समय परिस्थिति बनी हुई है। और वो चिंतनीय परिस्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे पास सूचनाएं बहुत है, लोगों के पास सूचनाएं बहुत है, सूचना के माध्यम बहुत है। सोशल मीडिया का स्टॉर्म का पीरियड बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो लोगों के पास सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन उनमें स्तरीकरण नहीं,
मतलब कि किस सूचना का क्या उपयोग है और क्या सूचना की सत्य नहीं है, असत्य सूचनाओं का भंडार है। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क में और लोगों के मन मस्तिष्क में ये निश्चित नहीं हो पाता कि देश की परिस्थिति इस समय क्या है, सबसे बड़ी और वो विचार नहीं कर पाते। जब सूचनाएं बहुत होती हैं तो व्यक्ति विचार नहीं कर पाता। वो जब विचार नहीं कर पाता तो आम व्यक्ति इस निश्चय पर नहीं पहुंच पाता कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, सबसे बड़ी वजह। और अगर हम राजनीतिक रूप से अगर देखें तो इस समय पूरे देश में मोनोपोली और एक केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था बनती जा रही है, जिसमें पूरा पावर और पूरी शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में जाती है। वैसे ही आर्थिक स्थिति पे देखें तो कुछ बड़े लोग, कुछ बड़ी कंपनियां, उनके हाथ में पूरी ताकत, पूरी शक्ति उनके हाथ में दी जा रही है। सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें, सामाजिक स्तर पर अन्याय जो है उसमें कमी नहीं आ रही है, उसमें बढ़ोतरी ही आ रही है। और विडंबना ये है कि हम इन सब को जानते हुए, आम व्यक्ति इन सब को जानते हुए उनके प्रति ना तो वो विचार कर पा रहा है, ना वो सोचने समझने की ताकत रख पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी असत्य सूचनाओं का भंडार है कि उसके दिमाग में भ्रम की स्थिति बन गई कि क्या सही है, क्या गलत। हालांकि कई लोग प्रयास कर रहे हैं, कई लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सच्चाई तक उनको पर पहुंचाई जाए, उनको सच दिखाया जाए, लेकिन असत्य के कारण वो सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और भ्रम में बने। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम भ्रम में जी रहे हैं। तो सर आप किस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर विचार में हम देखें तो हम उसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिस विचार में सबके लिए समानता हो और न्याय की बात है, दूसरा आत्मसम्मान की बात है। और ये अगर विचार हम हमारे इतिहास में महापुरुषों से अगर किसी से सीखने को मिले तो ये विचार हमको गांधी से ही सीखने को मिल सकते हैं, ये विचार हमको नेहरू से ही सीखने को मिल सकते हैं, ये विचार हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही मिल सकते हैं। तो जो विचार हमारे महापुरुष हमको देकर गए, उनको दोबारा हमको देखना पड़ेगा, उनके विचारों को हमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उनको पुनः हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हम जो बीच में भ्रम की स्थिति बन गई उस भ्रम की स्थिति से निकल पाए। तो मैं भी इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ता हूं और इन्हीं विचारों के लिए युवाओं से यही अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनको भी समझना होगा, अपने इतिहास को दोबारा देखना होगा, अपने इतिहास को दोबारा समझना होगा और अपने महापुरुषों ने जो राह दिखाई उस राह पर दोबारा चलना होगा। क्योंकि आपने देखा है कि हमारा देश किसी कंपनी का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अगर हम कहने को तो आजाद हो गए और कहने को आजाद हैं, ये गर्व की बात है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर हम गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में ताकत दे देंगे, कुछ लोगों के हाथ में ताकत दे देंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि वो परिस्थिति आने में, वही सेम परिस्थिति, अन्याय अत्याचार की सेम परिस्थिति आने में समय लगेगा क्या? निश्चित ही अगर केंद्रीकृत कुछ लोगों के हाथ में ताकत रहेगी, निश्चित ही अन्याय बढ़ता है। ये बात हमको समझना होगी, ये बात युवाओं को समझना होगी, ये बात देश के हर एक नागरिक को समझना। तो सर आपके नजरिए में अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सके या फिर आगे राजनीतिक कार्य कर सके? देखिए, मेरी नजर में तो सबसे बड़ा गुण जो है राजनीतिक कार्यकर्ता का ही, लीडर का ही, इसमें सबसे पहले तो उसमें ये चेष्टा होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि उसको मदद करना है। सबसे पहले तो यही उसको निश्चित करना है कि उसको मदद करना है। जब वो ये नहीं सोचेगा कि उसको मदद करना है, कुछ और दूसरे आयाम सोचेगा। अब जब हम लोगों की मदद करने का सोचेंगे
तो फिर उसके बाद फिर बहुत सारे विचार उसके अंदर होना चाहिए, तो जिनमें ये लोगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, लोगों के दुख और दर्द को समझने की एक क्षमता होना चाहिए, और सबको साथ लेकर एक समग्र विकास और समग्र प्रयास कैसे किया जा सके, इसके लिए उसकी आत्मा में बल होना चाहिए। और भी हमारे महापुरुषों ने जितना हमको सिखाया, जो सिखाकर गए, उनसे सीख लेना चाहिए, और हमेशा नया सीखने के लिए और नए प्रयोगों के लिए, जो कि समाज के लिए और देश के हित में रहे, उन प्रयोगों के लिए भी उसको खुले मन से उसको स्वीकार करना आना चाहिए, और अपने विरोधियों को भी सुनने की, समझने की क्षमता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुण जो कि एक राजनीतिक में होना चाहिए। हमारे महापुरुषों में ये रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसे गुणवान राजनीतिक मिलना बड़ा मुश्किल है। तो सर, आपको शुरू से ही पॉलिटिकल्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, या फिर किसी इंसिडेंट्स ने आपको इंस्पायर किया आने के लिए? मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो जिस समाज ने हमको बनाया है उसकी सेवा करना है, उसको जो उसने हमारे लिए किया है उसको लौटा के देना है। उसके माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो चिकित्सा हो सकती है, चाहे वो समाज सेवा हो सकती है, चाहे वो राजनीति, किसी भी माध्यम से उस लक्ष्य को पूरा करना है, यही मेन लक्ष्य है। जैसे कि सर, हर एक बच्चा जो मेडिकल फील्ड में आना चाहता है वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, और वो ये चाहता है कि उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। तो जैसे कि आप जीएमसी से पढ़े, आपने यूजी और पीजी आपने वहीं से कंप्लीट करा। जीएमसी बहुत लोगों का सपना है, बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर आकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, और आपने जीएमसी से यूजी और पीजी कर कर उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो आप ऐसे जो हमारे यूथ देख रहा है, आप उनको किस तरीके इंस्पायर करेंगे, आप उनको किस तरीके से मार्गदर्शन देंगे ताकि वो आपके दिए गए रास्ते पर जा सके और अपने ड्रीम को अचीव कर सके? देखिए, जब हमने एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिया था तब तो कोचिंग के माध्यम से 1 साल कोचिंग करके फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ें एडवांस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी आई हैं। जैसे कि हमारे टाइम जो हमारा ध्येय रहता था कि जो टीचर जो बता रहा है, जो कोचिंग में जो बताया है उसको पूरा कंप्लीट करना, और जितना भी हमने पढ़ा है उसको 100% सॉलिडिफाई करें कि हम उसमें से एक भी गलत नहीं करेंगे। जब हम एग्जाम देंगे, उस जो पढ़ा है उसमें से अगर हम एक भी गलत नहीं करेंगे तो फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें आती हैं तो वो एक तो कवरेज भी अच्छा होता था उस टाइम, कोचिंग वाले ज्यादा पूरा कवर कर देते थे, पूरा पढ़ाते थे। अगर कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते थे तो भी वो जब हम इसको सॉलिडिफाई कर लेते थे तो उसको पूरा कर जाते थे, तो ऐसे सिलेक्शन हुआ। अब हालांकि बहुत सारी अच्छी चीजें ये आई हैं कि अब कई बार ऐसा रहता है कि हम किसी टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी टीचर के लेक्चर हमको नहीं उतने क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं हमको, तो हम अब ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अच्छी बात यह है कि बच्चे अपनी चॉइस के टीचर से, यहाँ बैठे हुए दिल्ली के टीचर से ट्यूशन ले सकता है, पढ़ सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से जो आपने बताया, ये एआई के माध्यम से, तो हालांकि इसमें अगर इसका सदुपयोग किया जाए, अच्छे से यूज किया जाए, तो ये वास्तव में यूजफुल है। क्योंकि अगर हम किसी देखिए, पहले किसी ने एक आंसर का रेफरेंस निकालने के लिए या क्वेश्चन का रेफरेंस निकालने के लिए हमको किताबें ढूंढना पड़ती थी। अब ये है कि हमने उसके रेफरेंस देखना है और अपने एआई के थ्रू
उसके रेफरेंस, पूरे जितने भी रेफरेंस है वो सब सामने आ सकते हैं। एक कुछ सेकंडों में हमारे पास पूरे रेफरेंस आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो। बस एक संदेश तैयारी के रूप में जो है, जो कि हमने हमेशा 3 एग्जाम जैसे मैंने निकाले, तो ये जरूर देखा है कि सबसे अच्छा तरीका तो यही, मतलब मैंने समझा है कि हम जो साल भर जो मेहनत करते हैं या 8 महीने जो मेहनत करते हैं, तो जो हमने पढ़ा है उसमें बिल्कुल 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमारा पढ़ा है साल भर, उसमें से एक भी गलत हमारा जवाब नहीं होना चाहिए जितना हमने पढ़ा। और तो भले ही वो समय की कोई वो नहीं रहेगी, कोई कम समय में पढ़ लेता है, कोई ज्यादा समय में पढ़ लेता है, लेकिन अपना लक्ष्य यही बनाओ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें एग्जाम के पहले तक ऐसा हो जाए कि हम उसमें से एक भी गलती न करें। तो मेरे ख्याल से जो मैंने 3 एग्जाम निकाल के देखा है, बिल्कुल अपने सकारात्मक है। तो सर मेडिकल फील्ड में और भी ब्रांचेस हैं जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, तो आपने इन सारी चीजों को छोड़कर आपने यूरोलॉजी क्यों चुनना पसंद किया? देखिए, यूरोलॉजी चुनने का मैंने कुछ समय पहले आपसे डिस्कस कर रहा, तब भी बताया था कि सबसे बड़ा कारण तो यही था कि इसमें इमरजेंसी कम रहती है, तो हम इलेक्टिवली प्लान कर सकते हैं सर्जरीज का। तो इलेक्टिवली जब प्लान कर सकते हैं तो फिर हमको समय अन्य चीजों के लिए हम निकाल सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि जब मैं एमएस कर रहा था तब मैं सोचा था 2 ब्रांच के बारे में, या तो मैं ऑन्को सर्जरी के बारे में सोचा था या यूरो सर्जरी के बारे में सोचा था। तो ऑन्को सर्जरी फिर बाद में मुझे ये हुआ कि उसमें थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो 100% सभी के लिए 100% देने में थोड़ा सा, जब लास्ट स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो हम वो जब रिजल्ट सक्षम नहीं हो पाते उसको देने में, तब बड़ा दुख होता है। तो फिर वही चीज सोच के कि यार जिस ब्रांच में हम पूरा रिजल्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, लगभग 90%, 95% हम रिजल्ट दे सकते हैं, तो वैसी कुछ ब्रांच चुनी जाए। तो ये यूरोलॉजी उन दोनों चीजों में परफेक्ट बैठी, तो इसलिए इस ब्रांच को अपना एक माध्यम बनाया। तो सर हर एक मेंटर का एक मेंटर होता है, तो आपके किस मेंटर ने आपको अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी या एक डायरेक्शन दिया जिससे आप यहाँ तक पहुंच पाए? देखिए क्या है कि अगर हम अलग अलग स्टेप में या अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें बात करें, तो मेरा तो यही मानना है कि मैं कभी भी अपने दिमाग को ऐसा नहीं रखता कि अब मुझे सीखना बंद कर देना। इसलिए मुझे गुरु मिले भी बहुत हैं और गुरु मिलते भी रहते हैं, तो वो हमेशा कोई ना कोई गुरु मेरे साथ रहता है। अगर मैं एमबीबीएस टाइम बात करूं तो हमारे बहुत अच्छे टीचर, बहुत सारे टीचर जो बहुत ही मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुंचाया है उन्होंने, तो वो अभी भी और हमेशा मदद करते हैं। तो जैसे डॉक्टर बुधवानी सर का मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जन है, तो वो ऐसे और भी टीचर हैं, तो उन्होंने हमेशा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर एमएस के टाइम भी हमको हमारे टीचर हमेशा मेंटर मिलते रहे। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हमेशा कोई ना कोई हमें गुरु के रूप में उन्होंने किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो उसमें भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो उसमें भी हमारे गुरु हमारे साथ हमेशा रहे। तो सर जैसे कि आप जानते हैं मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का यूरोलॉजी में कितना महत्वपूर्ण रोल है, आप प्लीज बताइए। आप देखिए, फिजियोथेरेपी जिसको हम इमर्जिंग ब्रांच कहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये इमर्जिंग ब्रांच तो है, लेकिन ये बहुत पुरातन समय से और पहले के समय से भी हमारे साथ हमारे समाज में और रही। और पर्टिकुलर यूरोलॉजी की बात करूं तो बहुत, जैसे कि हमारे जो पेल्विक डिसऑर्डर जो रहते हैं, जिसमें कि पेल्विक फ्लोर
की वीकनेस जो हो जाती है उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ब्लैडर ओवर एक्टिविटी में बहुत अच्छा रोल है। और चूंकि पेशेंट भी ऑपरेट होते हैं, तो उसमें भी हमको एज ए चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी जरूरत पड़ती है और अन्य भी जरूरत पड़ती है। तो निश्चित ही फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छी ब्रांच है। और फिजियोथेरेपी मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई सी भी अन्य मेडिकल की ब्रांच नहीं जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत ना महसूस हो। तो सर, इस पॉडकास्ट का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल कि लोग किस रूप में डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ को याद रखें? ये बहुत गंभीर सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि जो बचपन से हमारे विचार बने, उन विचारों में मतलब एक हमेशा मेरे दिमाग में रहा है कि अभी जो लोग साथ हैं, जितने लोग साथ हैं, वो तो हैं ही, उनकी संख्या का उतना महत्व नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस दिन हमारा आखिरी दिन, उस दिन कितने लोग हमारे साथ। हमने देखा है कि जो हमारे महापुरुष जब इस दुनिया से विदा हुए, उस समय संपर्क के माध्यम, संचार के माध्यम, आवागमन के माध्यम कितने कम हुआ करते थे, लेकिन लाखों करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़ उनके अंतिम अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर। तो मेरा तो यही मानना है कि सारे प्रयास जो भी हम कुछ कर रहे हैं, सारे प्रयास सिर्फ एक अंतिम क्षण को बहुत अच्छा बनाने के लिए किए जाते हैं। और वो अंतिम क्षण, सबसे बड़ी बात है कि अपन नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर वो अंतिम क्षण चिर स्मरण करने वाला बन जाए। आज भी हमको गांधी की अंतिम यात्रा याद, नेहरू की अंतिम यात्रा याद, बाबा साहब की अंतिम यात्रा याद। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग उस चीज को याद करें और वो अपना जीवन परिचय जो है वो लोगों के जीवन की प्रेरणा हो। मैं भी यही चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी यही चाहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।